नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। 24 वर्ष की युवा अवस्था में झारखंड किस डगर पर है और किन किन परिस्थितियों के साथ 24 वर्ष का अपना सफर इसने पूरा किया, मुझे लगता है हर झारखंडी या गैर झारखंडी सभी को ये पता है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अब इलेक्शन का माहौल भी गर्म है। लोकसभा और मुझे लगता है नवंबर के आसपास में विधानसभा का भी माहौल देखने को मिलेगा। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ चर्चा पर हैं। जेबीकेएसएस के वरीय नेता प्रदीप महतो जी, पहले तो हम लोग आपका स्वागत करेंगे। स्वागत है उमेश जी। प्रदीप जी, 24 साल का झारखंड मुझे लगता है एक ऐसा उम्र जहां पिता भी अपने बच्चे को छोड़ देता है कि अब जाओ कमाओ और खाओ। क्या मुझे लगता है झारखंड के जितने भी नेता रहे हर झारखंडी को छोड़ दिए कमाओ खाओ, अपने राज्य में कमाओ खाओ या अपने राज्य से बाहर? उमेश जी, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड 24 साल की, और इस 24 साल में हम शब्दों से अगर व्याख्या करें तो जिस तरह से द्रौपदी का हुआ था ना, उस ढंग से झारखंड के साथ खास करके आम आदमी, जो गरीब दलित जो वंचित लोगों हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। और आज भी वो 24 साल में वो दर दर के भटक रहे हैं। और जो बात आप बोल रहे हैं कि आप जवान हो गए, अब भीख मांग के खाओ, चाहे पलायन करो, चाहे आप रोड एक्सीडेंट हो, चाहे तमाम ऐसी, चाहे आप कुपोषण के शिकार हो, सारी व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं समाप्त। अच्छा, चलिए आज हम लोग विशेष जिन चीज़ों को लेकर आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्या जेबीकेएसएस इस प्रबल तरीके से आगे आने वाली है 2024 के चुनाव में? क्या आपको निश्चित बोलते हैं उमेश जी, 2024 के चुनाव में हम लोग लोकसभा में, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने 6 सीटों का ऐलान लोकसभा सीट में किए हैं, और हम 6 सीट पुख्त रूप से और मजबूती के साथ पिछले 24 तारीख को हम लोग ने हजारीबाग लोकसभा में किया। और उसमें हम लोगों ने कम से कम हजारों नहीं लाखों के लोगों को हम लोग ने जुटान किया। और आपको कहने से कोई गुरेज नहीं है कि ये तमाम जो उत्तरी छोटानागपुर के 3 जो लोकसभा हैं, गिरिडीह, आपके धनबाद, बिल्कुल आपका कोडरमा और आपका हजारीबाग, ये चारों उत्तरी छोटानागपुर के प्रमंडल के लोकसभा में कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती के साथ आएंगे। और जो भी प्रत्याशी हायर किए हुए हैं उनको डिफेंड करने का हम लोग काम। अच्छा, ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप भी उसी राजनीति के परिपाटी पे चल रहे हैं जहां जातिवाद वाली समीकरण को देखकर आप टिकट का चयन में आगे बढ़े? उमेश जी, अगर जातिवाद होती तो जहां हजारीबाग के नगमा में जहां कार्यक्रम हो रहे थे, शायद आप पूरे वहां का डाटा देख लीजिएगा कि इर्द गिर्द के 6 विधानसभा में हमको लगता है कि मांडू छोड़ के किसी भी विधानसभा में जिस चीज की आप चर्चा करना चाहते हैं कोई नहीं है, तो लाखों के लोग आए कहां से? कुशवाहा आए, मेहता आए, अंसारी आए, चाहे अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता कि केंद्रीय अध्यक्ष को देखने के बहाने भी लोग पहुंचते होंगे? क्योंकि राजनीति में जब तक वोट का समीकरण आपके धरातलीय स्थिति में नहीं दिखता है तो मन में संशय आपका भी बना हुआ है। निश्चित तौर पे उमेश जी, चूंकि हम तो पार्लियामेंट इसके बाद इलेक्शन में आए नहीं, पोल कर्मी जो वहां पर मौजूद थे, या यूं कहें वर्कशॉप के जो भी व्यक्ति थे वहां पर, उन्होंने उनको लेकर हॉस्पिटल ले जाने की बात कही। और संयुक्त मोर्चा के तहत वो लॉजिकली लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि बीती रात यह एक घटना तो घटी, इससे पहले भी बहुत सारी घटना घटी है। हम मान लें कि नीति और नियति साफ रहेगा, उसमें मांग यही था कि जो पोल कर्मी वहां पर, क्यों नहीं झारखंड का बेटा, हम लोग हजारीबाग में ही बात बोले वहां से कि आखिर जयंत सिन्हा क्यों बक्सर से आके, चाहे जो भी जिला से आके, आखिर क्या हम 24 साल के झारखंड में 3.25 करोड़ की जनसंख्या में एक योग्य व्यक्ति नहीं कर पाते कि हम अपना प्रत्याशी न बने? हम दल की कोई भी दल, क्या झारखंडी यहां मर गए या झारखंडी ने अपना गर्व से वैसा शख्स पैदा नहीं कर रहे जो हमारा एमपी बने? क्या आपको जेएमएम के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, या फिर जो अभी यूं कहें कि लोकसभा और राज्यसभा तक गए, उन लोगों के साथ आपका दिल का रिश्ता नहीं रहा क्या? नहीं, हम तो उनका, वो तो आपके अपने रहे। नहीं, हम तो उनका भी प्रोटेस्ट करते हैं कि महुआ मांझी को कैसे दिए। हम लोग उसका भी प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों महुआ मांझी को राज्यसभा किस आधार पे आपने भेजा? उनसे वरिष्ठ लोग हैं, जो यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं,
नहीं, ये आप मानते हैं कि जेएमएम की राजनीति भी तो लोकल से शुरू हुई थी, स्थानीय लोगों से शुरू हुई थी, और सीधा हम फैक्टर कहें कि यहाँ आदिवासी, दलित, गरीब को लेकर ही जेएमएम आगे बढ़ने का बात रखा, उसमें फिर आप लोगों को क्या लगा कि आप नई पार्टी की ओर रुख बनाए? नहीं, देखिए, चूंकि लोगों ने आकांक्षा की, राजनीति का एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां से हम लोगों ने देखा है कि जेएमएम कहीं ना कहीं सूदखोरी लोगों के धरातल में, लोगों के जीरो लेवल पे, लोगों के जाके गुरुजी ने, हम आज भी कहते हैं, गुरुजी ने जिस प्रैपेटी के साथ पार्टी को शुरुआत किए थे, जिस मैनिफेस्टो के साथ किए थे, वो पार्टी अब रही नहीं। अच्छा, 2019 का मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा बात जेएमएम के द्वारा रखा गया था, 5 लाख नौकरियों स्थानीय और सीधी भाषा में कहें सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में दिया जाएगा, जिसमें 75% का आरक्षण का भी बात। क्या आपको नहीं लगा कि जेएमएम इस कार्य में सफल रही? आपको कह देते हैं कि ये जो उनके मैनिफेस्टो में थे, मैं डेटा के साथ बोलता हूँ, 75% स्थानीय को, लेकिन वहां से बताइए कि 75% कौन स्थानीय है, टू बी डिफाइंड, कि आखिर स्थानीय कौन, आप ये डिफाइन करने में 5 साल लगा दिए। ये आप मानते हैं कि वो नौकरी दिए हैं या नहीं? पहले तो नहीं, नौकरी नहीं दिए। आज भी 5 लाख, अगर 4 साल पूरे हो गए, ये नवंबर आएंगे तो 5वां साल, 5-25 लाख। हम अपने इर्द गिर्द में, अपना गांव में, कस्बे में एक भी बच्चे को हम नियोजित नहीं देखे, मैंने गिनती नहीं है। नहीं, हाँ जेपीएससी हुए हैं, लेकिन जेपीएससी में कितने होते हैं वहां से? 300, 350। अगर 3 परसेंटेज में नहीं मान सकते, वो तो एक शेड्यूल है, किन्हीं की भी सरकार रहेगी तो जेपीएससी अपना एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, लेकिन जो 5 लाख नियोजन, एक भी नौकरी धरातल में नहीं है वहां से। चलिए, अच्छा, जेएमएम ने एक दावा रखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सरकारी जितना भी 25 करोड़ से ऊपर का ठेका होगा, खासकर ठेकेदारी वाली बात में आते हैं, तो वहां पर हम स्थानीय को चयन करेंगे और उन्हें ठेकेदारी दी जाएगी। 25 करोड़ का ठेकेदारी से तो मुझे लगता है अगर किसी को मिले तो बहुत कुछ परिवर्तन दिखेगा। आप एक भी धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में 25 करोड़ का टेंडर, एक भी व्यक्ति अगर हमें कह दिया जाए, मैनिफेस्टो की जो बात थी, मैं मैनिफेस्टो को देखा हूँ जेएमएम को बहुत नजदीक से, एक भी स्थानीय को अगर वो 25 करोड़ का अगर यदि वो टेंडर कर दिए हैं, तो महाशय क्या कहें, हम लोग राजनीति में जो है ना, सिर्फ बात। तो क्या आपको लग रहा कि पिछला जो 4.5 साल का तकरीबन कार्यकाल रहा जेएमएम का, मुझे लग रहा 4 साल से ऊपर का, वैसे में उनके द्वारा जो भी मैनिफेस्टो में बात रखा गया बिल्कुल नदारत है क्या वो? एकदम, एक भी 75% स्थानीय को नियोजन, 5 करोड़ 5 लाख नौकरी पर ईयर, एक भी चीज, 25,000 करोड़ 3 जिले को, गिरिडीह, पलामू, चाईबासा को बोले थे शहरीकरण करेंगे। वहां से आपको बता दें पत्रकार महोदय, उन गांव में लाइन कट गई, शहरीकरण की बात। हालांकि हाँ, ये मैनिफेस्टो में उनका बिल्कुल क्लियर था कि 25,000 करोड़ रुपए मुझे खर्च करने हैं, लेकिन आज भी आप चलिए धरातल में, क्योंकि गिरिडीह बहुत दूर नहीं है, पलामू दूर हो सकते हैं, इन तमाम जिलाओं में जब जाइएगा, शहरीकरण की दूर बात रहे, जो बेसिक नीडेड्स हैं उन जिला के जो अपग्रेड करने का, वो काम तक नहीं शुरुआत हुआ। अच्छा, आप उनके काम नहीं होने पर विरोध पे आना चाह रहे हैं या जेबीकेएसएस पार्टी को खड़ा करना? नहीं, हमारा विरोध सरकार से इस बात के कि जिस मैनिफेस्टो के साथ आप सरकार में आए, यहाँ के लोगों के जो बातों को आपने बहुत लॉलीपॉप ढंग से लोगों को दिया कि भाई महिलाओं को 2,02,000 रुपया पर मंथ उनको देंगे हम लोग, बीपीएल परिवार को पेंशन, 5 लाख नियोजन, 25 करोड़ की जो टेंडर होंगे वो स्थानीय को देंगे। क्या इन चीजों को जिस ढंग से 32 का खतियान लागू करेंगे पहला ही कैबिनेट में, हमको लगता है कि हेमंत जी तो मानने को तैयार नहीं है, ना 32 मानने को तैयार है, ना 85 मानने को तैयार है, तो जेबीकेएसएस का स्टैंड 1932 जेएमएम वाला दिया गया चीज पे आप क्यों नहीं स्टैंड करते? नहीं, हम लोग का मानना है कि आप 32 की बात किए, आपका एक हाउस है, वहां से आप कहिए 81 लोगों का बिना अनुसूची में लिस्टेड आप भाषा को या 1932 की बात को आप क्या मान रहे हैं कि परमानेंट परिवर्तन हो पाएगा? नहीं, आप उसको हाउस में लाओ, उसका रिजोल्यूशन लो, भाई 32 नहीं हो, अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो, कोई तो डेडलाइन होंगे। लेकिन आप लोग तो पूरा विरोध 1932 पे लाके खड़े हुए। हम तो, आप मैनिफेस्टो में बोला था, जेएमएम ने अपनी तो आपको भी मिठाई मिला होगा, मुझे लग रहा मिठाई बटा था, आवाज सभा निकला था, उसका सभा भी हुआ बहुत जगह पे। लोग तो, चूंकि लोग वोट किए तो आशा तो लगती है, हम भी जब किन्हीं को वोट करते हैं तो हम 5 साल के लिए किसी को गिरवी दिया, तो जब वोट के एवज में लगता है कि 32 का लॉलीपॉप आया, अब इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिए। अब वही बात जब आई कि भाई ईडी जांच करेंगे, तो आप अपने कैबिनेट में तुरंत पारित कर लिए। अच्छा, आप फिर आ गए ईडी पर,
क्या बीजेपी का राग पर आप हैं क्या? नहीं, उनका नहीं, कहना है कि हमें ईडी क्यों, ईडी का सम्मन क्यों, 8 बार 9 बार एक सीएम को ईडी को सम्मन भेजा जाता है, उसमें क्या कहेंगे? उस समय आप बीजेपी के साथ खड़े थे? नहीं उमेश जी, भाई ईडी का बात इसलिए कर रहा हूं, ईडी एक अपनी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस बातों पे नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना है कि ईडी का जब बात आई तो आप दिए कि राज्य सरकार का किसी पदाधिकारी को कैबिनेट से आप हाउस में पास कराए कि किसी भी राज्य सरकार के पदाधिकारी रेजुलेशन लाने का बात, रेजुलेशन लाके आपने ये दिखाया कि जब तक भी हमसे आदेश ना ले तब तक उसके जांच ना किया जाए। आप उसमें रेजुलेशन ले सके, लेकिन जब 1932 की बात आई तो आपने कैबिनेट में ये रेजुलेशन नहीं लिया कि भाई जब तक सरकार जो भी डेडलाइन कर 9वीं सूची में करे ना करे, मैं कैबिनेट में ये पास कर देता हूं कि 1932 के जो भी पर्चाधारी है उनको नियोजन में सहभागिता करे। और आपने आपके बहुत सारे सदस्यों को हमने देखा है, खासकर आम सभा में आप लोग बड़ा डंके की चोट पर खुले मंच पर यह कहते हैं कि हमारा पंडाल पर्दे का होता है और उनका पंडाल खर्चे का होता है। ये पर्दा और खर्चा के बीच आप कोई किसी तरह का पंडाल बनाए, उनका मैनिफेस्टो क्या है, या वो एक सीएम है उनका क्या खर्च है, इस पर किस तरह का आप लोगों का आरोप लगना स्टार्ट हो गया इन दिनों? बताइए, आखिर जो पंडाल बनते हैं वहां से खर्च कहाँ से जाते हैं? पैसा हमारा है, हमारा मतलब आम आदमी का। सीएम आम आदमी होते हैं क्या? उनको सुरक्षा की श्रेणी और इन सारी चीजों को तो मेंटेन करना पड़ता है। डेफिनेटली सुरक्षा कीजिए, लेकिन गरीब की कमाई का नहीं, गरीब के पैसा कहाँ जा रहा है वो हमारी कहीं ना कहीं खर्च में पड़ता है, समायोजन वो बजट में आती है, कहीं ना कहीं हमारा कटौती होती है। जो आप 2000 एक महिला को देते, उस घर का पूरा परिवार चलता। वहां से कभी गांव जाइए 2000 अगर। अच्छा, सरकार आपके द्वार का अभी डुमरी में कहीं हम बात करें, जिस दिन डुमरी में उनका अधिवेशन था उसी दिन आप लोगों ने भी जरा महतो का अधिवेशन रख लिया। अब ये भीड़ वाली राजनीति वहां खड़ी हो गई और वहां से दहाड़ा गया कि वही पंडाल वही खर्चा, लेकिन भीड़ नहीं और कुर्सियां खाली। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी एक पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए पार्टी बना रहे हैं? नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में हमारे करने मतलब जनता ने आपको वोट दिया, आपको मैंडेट दी 5 साल के लिए। चूंकि लोगों ने 24 साल के झारखंड में पहली बार स्थानीय पार्टी को, जिसने गुरुजी ने आज इस आंदोलन को अंतिम क्षण तक लड़े और झारखंड अलग राज्य बनी। लोगों की अपेक्षाएं थी, लोगों की आकांक्षाएं थी कि आज क्षेत्रीय पार्टी 30 से 32 सीट लाकर टॉप पार्टी बन के सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं आकांक्षाओं को पूरी होगी। और हमको भी लगा कि मेरे गरीब के बच्चे को एक अच्छा सा सुलभ अच्छा एजुकेशन मिले। आप दुमका चले जाएं, साहबगंज चले जाएं, पलामू चले जाएं, मुझे लगता है वहां की बहुत सारी महिलाओं को 2000 रुपये पेंशन का जो बात था वो धरातल पर दिखा। ये बात और है कि राज्य के अन्य प्रखंडों में ये चीज स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिन जगहों पर मिला वहां वोट को आप कैसे घुमा पाएंगे अपनी तरफ? जो इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा, मान लीजिए हम 10% का ही अगर सर्वे में बात रखें तो 10% लोगों का सर्वे आप कैसे घुमा पाएंगे? एक चीज बताइए, मां से 10% को आपने किया, आप इस लोकतंत्र में यदि मुख्यमंत्री बने हैं तो आप 100% के लिए हैं, 10% के लिए नहीं। अगर आपने 10% किए तो 90% मेरे पास है और मैं उनके साथ हूं जो वंचित हो गए, जो नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं लग रहा कि जेएमएम का वास्तविक विपक्षी पार्टी जेबीकेएसएस इन दिनों बन गया है? नहीं, हम लोग सरकार के विरोध रहेंगे, सरकार काम नहीं करेगी। कल आपके भी विरोध में आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, अगर नीति नियति आपकी भी साफ नहीं तो विरोध तो होगा डेफिनेटली। जिस बातों को लेकर जो तो क्या पलायन रोक लेंगे? क्या एकदम सारे मुंबई में रहने वाले या उड़ीसा में रहने वाले उन लोगों को बाहर बुला लेंगे क्या? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे। देखिए, कोई चीज की जादू की छड़ी नहीं है, बट पॉलिसी मेकिंग ऐसा किया जाएगा कि इंडस्ट्री का हब बैठाया जाए। उस तरह का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि यहाँ लोग उतने ही मजदूरी में आम लोग यहाँ के अपना काम करेंगे। ऐसा हम लोग पॉलिसी तैयार करेंगे अगर लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। अच्छा, मैं स्पष्ट सीधा आपसे बात करता हूँ कि आप 3 फैक्टर पे खड़े हैं और जेएमएम भी 3 फैक्टर पे खड़ी है, महतो, मांझी और मुसलमान। सीधा 3M का फैक्टर है। क्या आप मानते हैं आप इस 3M के फैक्टर को भेद पाएंगे? आपको ये आपको विश्वास दिलाते हैं, ये 3M फैक्टर का आज हमारे साथ मुस्लिम, हमारी साथ मांझी और महतो कम्युनिटी सशक्तिकरण के साथ, यही नहीं और जितने अल्पसंख्यक में, चाहे वो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, आपके साथ जुड़ रहे हैं जरूर, लेकिन जो बाहरी यहाँ 30% लोग हैं, इन लोगों के मन में तो आपने भय पैदा कर दिया है। 30% को मैंने आज भी बोला है, रहो खाओ पियो, लेकिन हक हुकूक की जब बात आएगी तो आप पीछे। आप क्या जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं बनाना चाहते। मां से हम आपसे ये बात करना चाहते हैं, आप
नहीं, आपका स्टेटमेंट है रहो खाओ पियो, मतलब क्या आप फिर चाहते हैं कि यहाँ एक नया 370 लागू करेंगे? क्या आप व्यापार करो, आप मेरा जो फंडामेंटल राइट से जो मेरा मौलिक अधिकार आखिर राज्य पुनर्गठन की अनिवार्यता क्यों पड़ी? फिर मैं बिहार में क्यों नहीं रहता? आखिर बिहार से झारखंड को अलग करने की क्यों जरूरत पड़ी? आज 80 साल संघर्ष करके लोग 30% के लिए आपके पास क्या योजना? 30% के लिए हमारी जो देखिए 30% बड़ा भयभीत है आज, उसके दिमाग में ये बात है कि कहीं ना कहीं जेबी केसेस को अगर हम प्रमोट करते हैं तो कल हमारे लिए महाशय 30% लोगों के लिए मैं क्या समायोजन करूंगा? ये 30% लोग कभी भयभीत ना रहे। सरकार जब बढ़िया से चलती है, अगर आपके बगल में एक बढ़िया सी फैक्ट्री खुलेंगे तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मालिक खुश होते हैं। आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं कि यदि कहीं बगल में बड़ी फैक्ट्री खुलती है तो सिर्फ मालिक की कमाई नहीं होती है, बगल में जो गुटखा के दुकान खोलते हैं एडिशनली उनको बेनिफिट होंगे। अब ये सारी बातें वहां से आपको तब बताऊंगा जब मैं आऊं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी झारखंड में रहने वाले किसी को भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हक हकूक की बात आएगी तो एक नंबर झारखंडियत का होना चाहिए, सेकंड में जो अदर। झारखंड के निर्माण में बहुत सारे टाइटल ऐसे देखे जाते हैं जो फॉरवर्ड बेस्ट टाइटल है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जिनके स्थल को बताया गया था कि उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा। क्या लगता है सरकार पिछले 24 सालों में जो भी सरकार रही, इस बात को हर लोगों ने रखा कि यहाँ के शहीदों को विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनके परिवार को, क्या परिवर्तन दिखा? क्या बताएं, शहीद की जो दशा है और शहीद की जो आज आपके सामने इसी बाघमारा में 1800 ईस्वी में एक आंदोलन किए थे और उन्हीं की जब हम लोग दामोदर ब्रिज में कार्यक्रम कर रहे थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस कार्यक्रम में किस ढंग का क्रियाकलाप हुई। और राज्य सरकार अगर इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से जम्मू कश्मीर से बेहतर पर्यटन अगर झारखंड में ना हो, लेकिन पॉलिसी मेकिंग गलती है जिसके चलते आज हम लोग वंचित और हमारे लोग बेकार हैं। चलिए हम उस मुद्दे पर आते हैं जहां समाज का वह सरकारी विभाग में काम करने वाला अंतिम व्यक्ति, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, पिछले जब धनबाद में कार्यक्रम हुआ था तो जहां तक मेरे पास जानकारी है काला बिल्ला भी कुछ लोग दिखाए और लगाकर मैंने झारखंड का स्थापना दिवस में वो शामिल हुए। चूँकि सरकारी मुख्यमंत्री वो हैं, तो क्या इस बार भी स्थिति वही होगी क्या? महाशय, इन लोगों ने मैनिफेस्टो में उस सहिया सहायिका के लिए मानदेय बढ़ाने की बात की। वो लोग अपना जीवन दे के सुबह से लेकर 8 घंटे घर में छोटे छोटे बच्चे को रख के सरकार के प्रति डेवोटी रहते हैं। आप ऐसी बातों को अनाउंस किए कि जब भी मैं बनूंगा ये मानदेय बढ़ाऊंगा, आप नहीं करोगे तो बेचारी महिला क्या करेगी? दादा आप बताइए, उसकी पूरी घर उसी से चलता है। आप अगर उस चीज को क्यों बताएं तो निश्चित तौर पर उसके अंदर आक्रोश आएगा, और जब आक्रोश आएगा तो व्यक्त किसके पास करेंगे? क्योंकि मालिक आप हो, सरकार में आप हो, सरकार का गर्जन आप हो, तो लोग किनको कहेंगे? और आप उनकी चीजों को, दुख दर्द को समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप रख रहे हैं, हम सीधा एक बात कहते हैं, गाना आया था, तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का न छोड़ा सनम बेवफा। सनम बेवफा 24 साल की सारी पार्टियों को आप लोग खुले मंच से कह रहे हैं। क्या झारखंड विकास नहीं किया? क्या रोड नहीं बना, पुल पुलिया नहीं बना, पीसीसी नहीं बना, लोगों को नौकरी नहीं मिला? क्या आपको लगता है झारखंड आज भी विकास की श्रेणी से कोसों किलोमीटर दूर है? तो बहुत सारे नए शहर आए, जमशेदपुर का एक वर्गीकृत शहर उसको प्राप्त हुआ। मुझे लगता है स्वच्छता की श्रेणी में नंबर 1 धनबाद है, रांची है, बोकारो है। क्या आप ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि सारी पार्टियां सनम बेवफा की श्रेणी में आ गए क्या? महाशय, चूंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हमेशा संविधान लेकर आते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि संविधान का पहला लाइन था, हम भारत के लोग भारत को समतामूलक समावेशी करेंगे। रोड बनाना विधायक का काम है, पुल पुलिया बनाना विधायक का काम है। सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ इस बात की है, जिस कारण झारखंड बनी उसको कहीं ना कहीं जो डिजर्व करता था उनको नहीं मिला, और उसका आक्रोश आज जयराम जी के साथ है, जिस परिकल्पना के साथ लोगों ने डेमोक्रेसी में इस बात। चलिए एक बात हम रखते, हो सकता थोड़ा सा तीखा सवाल हो, महतों का तो विकास हुआ, बहुत सारे महतो ऐसे फैक्टर हुए जो महतों में भी बहुत सारे श्रेणी में हैं जिनका विकास हुआ, लेकिन आदिवासी, खासकर हम मांझी, मुंडा, सोरेन, अगर इनकी स्थिति देखें तो मुझे लगता परसेंटेज के विकास से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, हम आज भी कहते हैं 24 साल के झारखंड में रघुवर को छोड़ दिया जाए तो शेष कार्यकाल हमारे यहाँ माननीय आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनेगा।
पत्रकार महोदय, अगर वो चेतना अगर यदि उन लोगों ने किया होता तो आज ये दशा ना होती। आज जिस ढंग का सरकार के तरह के जो पॉलिसी हैं, बस दिए गए, तमाम ऐसी चीजें, उनको स्वरोजगार से जोड़े जाते, बहुत ऐसी चीजें थी जिसको वो कर सकते थे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे चीजें हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता और उनको बेहतर प्लेटफॉर्म में लाया जाता तो हमको लगता कोई आदिवासी परिवार अपना घर चलाने के लिए कहीं उनको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सीएनटी का संशोधन चाहते हैं कि नहीं, या जेबीकेएसएस आने वाले समय में सीएनटी का संशोधन चाहेगी ताकि दूसरी बड़ी कंपनियां झारखंड में आके अपना स्टैब्लिशमेंट कर पाए, या सीएनटी को आप लोग यथावत रखेंगे? महाशय, सीएनटी यहाँ के मूलवासी का कवच है। हमारी पार्टी को विकास का बाधा भी तो कहीं पड़ रहा है। आप जब तक नहीं जमीन देंगे कोई बड़ी कंपनी कैसे है इंस्टॉल? महाशय, कंपनी को जमीन देंगे बशर्ते अब रूल ये होंगे कि आप हमसे शेयर अप करो, मैं जमीन दूंगा आपको, मैं लीज में दूंगा। तो हमारे पास स्ट्रेटेजी है भाई, आपको 100 साल के लिए लीज दूंगा, बशर्ते आपका पार्टनरशिप रहेगा, पीपी मोड पे करो। ओनर को जो रैयत है उसको 20%, आप फैक्ट्री लगाओ 80%, और मुनाफा हमारे बीच में बटेगा। और उस ढंग से नहीं होगा, क्यों नहीं हम कर सकते हैं? आप बहुत से ऐसी जमीन है जो सीएनटी लोग, देखिए बहुत जगह पर जमीन दिया भी गया सरकार के द्वारा, ब्लॉक के माध्यम से दिया गया, अंबेडकर आवास के लिए दिया गया 2 डिसमिल जमीन। तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं विरोध आप करें, लेकिन जहां विकास की बात होता है वहां पर तो विरोध नहीं बनता। हम लोग विकास में कभी बाधक नहीं मास है। हम लोग हमेशा सरकार ने इस बात को रखा भी था कि जो जमीन अधिग्रहण किया गया है, अगर किसी कारणवश उस पर काम नहीं हुआ तो 5 वर्ष के बाद पुनः वो रैयत को वापस किया गया। लेकिन आज भी यह दंश हर जगह व्याप्त है। आप इसका विरोध आप लोग क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हम लोग विस्थापित का लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको जान के आज विस्थापित भोरा में बिना अधिग्रहण किए हुए माइंस कर रहे हैं। आप बांसजोड़ा में हम लोग जहाँ पे एक मृत हुए थे उनको हम लोग 12 लाख दिए हैं। वो क्या कर रहा है, जो अभी कंपनी लोग आउटसोर्सिंग जो कंपनी आई हुई है, वो कहीं भी सीओ से चाहे बीसीसीएल उस जमीन को अधिग्रहित नहीं किया है और उसको अननेसेसरी तरीके से वहां से माइंस कर रहे हैं। हम लोग उसका प्रोटेस्ट करते हैं वहां से। हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के साथ हमारी भी विकास हो, ये परिकल्पना होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल महत्व का विकास हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। झारखंडी में, अच्छा हम आपसे पूछे, अगर टाइटल बेस्ड झारखंड को अगर समझना हो तो कैसे एक आदमी समझ पाएगा कि ये झारखंडी है? टाइटल से अगर हम आपसे पूछे तो? नहीं, महाशय देखिए, किसी भी राज्य की ठीक है एक बहुसंख्यक हो सकते हैं महत्व वर्ग, लेकिन महत्व एक नहीं होते हैं। इसको कहने में आप इसलिए मुझे लग रहा है गुरेज कर रहे हैं, 2024 की राजनीति आपके सर पे है। नहीं, ऐसी बात नहीं है महाशय। हम लोग हर वर्ग का, हर लोगों को, और हमने पहली बार भी बोला है, लड़ाई झारखंडियत की है, यहाँ जात की नहीं है। यहाँ लड़ाई झारखंडियत की है। अगर राज्य अलग हुए तो सबको झारखंड मिला। अगर 32 लागू हो, चाहे अंतिम सर्विस सेटलमेंट लागू होंगे, तो हर वर्ग को लाभान्वित होंगे, किसी एक वर्ग महत्व को नहीं। 2024 का लोकसभा का चुनाव में गिरिडीह से आपके केंद्रीय अध्यक्ष, मुझे लगता है करीब करीब फाइनल हम इसको मान लें। क्या गिरिडीह का पीर टांड बदलेगा? क्या गिरिडीह मेन टाउन को छोड़कर जो उसके समवर्ती या सीमावर्ती क्षेत्र हैं, क्या उनमें विकास दिखेगा, या आज विकास नहीं दिख रहा? क्या आपको महाशय बताते हैं, 2024 के लोकसभा में 545 सांसदों में इकलौता सांसद पीएचडी होल्डर, सबसे कम उम्र का लड़का पाजामा पहन के जब उस मंदिर पे जाएगा, आपको विश्वास दिलाते हैं, खूबसूरती बदले न बदले, लेकिन लोकसभा में झारखंड की बात सुंदरता से रहेगी, ये आपको विश्वास दिलाता है। अच्छा, क्या कुछ यहाँ के आम आदमी को प्रदीप महतो जी की तरफ से एक संदेश होगा जो आने वाला 2024, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिन इलेक्शन 16 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आ चुका है, किस तरीके से गोलबंदी आपकी और यह तैयारी चल रही है? मुझे लग रहा प्रदीप जी को भी एक बड़ा प्रभाव मिला है, और कहाँ तक आप अपने आप को सक्षम इस तरीके से देख पा रहे हैं? हमारा मानना है पत्रकार महोदय की 2024 में हम लोग गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभाएं आती हैं। गिरिडीह सदर, डुमरी, बिल्कुल, आपका बेरमो, आपके गोमिया, बाघमारा और टुंडी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 6 विधानसभा में जो भी हो, चाहे इंडिया को हो चाहे एनडीए को हो, जो भी प्रत्याशी रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 6 विधानसभा में ये हमको चेंज करके दिखा दे, हम पे वो लीड कर ले। अंडर करेंट लोगों के बीच में जो आए हैं, खास करके जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, एक दिहाड़ी मजदूर जो ईंटा पाड़ता है, आपको वहां से आप बड़ा सुन के अबाक होइएगा, एक ईंटा पाड़ने वाला जो ईंटा का काम करता है, जिसका 200 से 250 रुपया रोजगार है, वो मोबाइल में देख के क्या बोलता है जानते हैं? हम लोग कभी जाते हैं
तो बोलते हैं दादा की रकम को दादा ई बोरी जयराम के वोट देवे। हमके कहे बाबू ना बाबू गरीब गिदर लागे ए बाबू एकरे भेजक है हमनी के। हमके तो किसी देख लेना मोबाइल पे देखो लियो हमें ईटा पारो यार मोबाइल पे सुनो यो। आप समझ सकते महाशय ईटा पारने वाला आदमी सबसे अंतिम पादान का आदमी अगर लोकसभा के लिए जयराम बाबू के लिए सोच रहा है तो ना हमें केडर चाहिए ना बूथ मैनेजमेंट चाहिए। हमारे लिए वो ईंटा पाड़ने वाला आदमी सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बेस्ट है, वो मेरे लिए काम करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गिरिडीह लोकसभा में ये 14 लोकसभा में एक इतिहास रचेगा 2024 में। पत्रकार जी जब मैं मिलूंगा फिर ये बात को बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। चूंकि देखिए मेन मुद्दा आप सरकारें कहीं भी चलाएं, इतना तो जरूर होता है कि पहले का जो मैनिफेस्टो होता है उस पर विपक्षी हमलावर होते हैं। जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में बीजेपी या फिर जेएमएम या फिर कांग्रेस जहां भी अपने गठबंधन के माध्यम से सरकार का निर्माण करने में सक्षमता दिखाई है या 2024 की गोलबंदी चुनावी समीकरण के सामने रखेगा, मुझे लगता है जेबी केसेस के लिए चुनौती तो है, लेकिन मैं इस बात को खुले मंच पर रखने जा रहा हूं, कहीं करवट बदल न जाए। धन्यवाद आप सभी का। व्योम टीवी के पेज पर सदैव एक बात का ध्यान रखा हम सभी के द्वारा जाया जाता है, विकास की राजनीति और परिपाटी के लिए जो भी परिचर्चा हो उसमें आप सदैव हिस्सा बने। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना से तो दूर हैं हम, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि झारखंड का विकास हो। आपको भी और हम विश्वास दिलाते हैं पत्रकार महोदय, हम समानता सब लोगों के हित के बारे में चाहे कोई भी रहे उन पे हम लोग विचार करेंगे और उनके बारे में किसी भी तरह की न डरने की बात है, न कहने की बात है, न सोचने की बात है। हम बेहतर झारखंड बनाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद।